नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। हम सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव के वीर सावरकर पर दिए गए दावे ने देश की राजनीति में कोहराम मचा दिया है। दिनेश गुंडूराव ने दावा किया कि वीर सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन वे खुलेआम गो मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। उन्होंने कभी गो हत्या का विरोध नहीं किया। अब इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान देकर देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दिनेश गुंडूराव ने कहा, सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन वे गोमांस खाते थे और मांसाहारी थे। उन्होंने गोहत्या का विरोध नहीं किया। उनकी सोच एक और कट्टरवादी थी। वे पारंपरिक थे तो दूसरी ओर उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया। ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾವರ್ಕರ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಲಾಟರ್. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. But definitely, as a Brahmin, he was eating meat, and he was openly propagating eating meat. So, ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಗಾಂಧಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But his actions were different. He was a democratic person. Aru kuda, even Jinnah was also another extreme. Avaru kuda hangine. Avaru kuda, he was never a hardcore Islamist believer. He used to drink wine or even avaru kuda pork tinta idru anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So all matters, but he becomes the Muslim icon. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, बट सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट। वही दिनेश गुंडूराव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। गुंडूराव के बयान पर आपत्ति जताते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये लोग जो हैं इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं। सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। देखिए, ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग। मुझे लगता है ये बातें अभी करनी फिजूल की बातें हैं। सारे जो महापुरुष थे उन्होंने जो अपना काम किया है वो करके दिखाया है। अब वो हम हमारे और देख रहे होंगे ऊपर से कि हम क्या करें इस देश के लिए, हम कौन सी राह अपना। और मुझे लगता है कि भूतकाल में रहने से अच्छा भविष्य को देखिए और वर्तमान को देखिए, वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस पर बात किए तो अच्छा। हार्ड वर्किंग guys थोड़ी एक्नल मला आवाज On the Dharavi redevelopment project, there are much more troublesome facets to it, and I will be speaking on it very soon in a separate press conference on Dharavi itself. बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कर्नाटक के मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के किन किन मंत्रियों पर प्रतिक्रिया दी जाए। चुनाव से पहले आपको याद होगा कि डीके शिव कुमार ने कहा था कि यदि कर संग्रह बढ़ता है तो हम अलग हो सकते हैं।
वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी कहा था कि हिंदू शब्द गंदा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, खड़गे के बेटे ने हिंदू धर्म के बारे में कई टिप्पणियां की हैं, लेकिन अब सावरकर के बारे में मैं बस कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि वीर सावरकर भारत के इतिहास में एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पहले तो कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के किन किन मंत्रियों के विवादित बयानों पर जवाब दिया जाए। चुनाव से पहले आपको याद हो कि वो डीके सुरेश ये बोल दिए थे कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो हम अलग हो सकते हैं। इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतीश जारकीहोली, जब कार्यकारी अध्यक्ष थे तो बोले थे हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। अब रही बात सावरकर की, तो मैं स्वतंत्र वीर सावरकर के संदर्भ में कांग्रेस को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें 2 जन्मों का कारावास हुआ था। चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का कोई एक नेता बताए जिसको 2 जन्मों कारावास हुआ और उन्हें काला पानी हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताए स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे काला पानी हुआ। और जिस वर्ष में हुआ है सावरकर जी को सजा 1910 में हुई। आप सब जाइए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। विलियम वेडनबर्न, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के पैरों तले बैठे थे 1910 में, जिस वर्ष ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर काला पानी की सजा दे रही थी। मुझे लगता है बस ये तथ्य काफी है ये बताने को कि जिन लोगों ने, जिनके कभी राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने, आप बताइए, जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया। नंबर 2, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जिसको फांसी हुई हो। नंबर 3, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके अलावा राष्ट्रीय स्तर का एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो और लाठियों की वजह से वो गंभीर चोट की वजह से मारे गए हो, मगर उसके बावजूद जो न लाठी खाए, न गोली खाए, न फांसी पे गए, न काला पानी में गए, आजादी उन्होंने दिलाई। जिनके लिए मुझे वो पंक्ति याद आती है कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और वही आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सावरकर के पोते दर्ज करवाएंगे मानहानि का केस। उधर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के बयान के बाद वीर सावरकर के पोते रंजित सावरकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सावरकर को बार बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर जब चुनाव आ रहे हैं। सावरकर के बीफ खाने और गोहत्या का समर्थन करने का बयान गलत है। रंजित सावरकर ने कहा कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाऊंगा। देखो, ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सावरकर का जो गोरक्षा के सामने इन्होंने जो बयान है वो अत्यंत गलत है। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन न गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। मतलब जैसे गोकुल में गाय होती थी वैसी गाय हमारे यहाँ होना चाहिए, वो लेख था। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। सर, आप मांग करते हैं कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री जो बयान दे रहे वीर सावरकर के, वो माफी मांगे? नहीं, मैं तो केस करने वाला हूँ, मैं क्यों मांग करूँ? मैं तो, मुझे कानून, देखो हमारे संविधान ने उन्हें एक ये दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसकी बदनामी करें। तो मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, कोई वीर सावरकर की बदनामी करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, हम फौजदारी केस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जेल में जाए।
दरअसल सावरकर को लेकर विवाद यह है कि बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले संगठन विनायक दामोदर सावरकर को सच्चा देशभक्त बताते हैं, जबकि कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों का कहना है कि सावरकर कोई देशभक्त नहीं थे, बल्कि वह महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे और अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूटे थे। कांग्रेस ने कुछ साल पहले एक बुकलेट वीर सावरकर कितने वीर जारी की थी और इसे लेकर भी जबरदस्त विवाद हुआ था। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। अरविंद केजरीवाल के सीएम की गद्दी छोड़ने और आतिशी के कमान संभालने के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है। दिल्ली सरकार के मंत्री जहां दिल्ली की सड़कों पर निरीक्षण करने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी सड़कों की हालत के लिए केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इसी बीच बीजेपी ने दिल्ली में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां आप सरकार को लगातार घेर रही है, वहीं दिल्ली की आप सरकार अपने मंत्रियों को सड़क पर उतारकर परेशानियों का जायजा लेने में जुट गई है। इस बीच परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को नंगली इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। कैलाश गहलोत ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया और टूटी हुई सड़कों की जल्द मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया। सभी मिनिस्टर्स और सभी एमएलएस कर रहे हैं। अभी मैं नंगली मेट्रो स्टेशन मटियाला विधानसभा में हम हैं अभी, और यहाँ भी जो जहाँ पॉटहोल्स हैं और जो रोड डैमेज हुई है, उसको पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को आदेश दिए हैं कि उनको फटाफट रिपेयर किया जाए। जहाँ पैच वर्क की आवश्यकता है वहाँ पैच वर्क किया जाए, और जहाँ स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है वहाँ स्ट्रेंथनिंग की जाए। जैसे अभी हम नंगली मेट्रो स्टेशन के पास है, तो ये नजफगढ़ और तिलकनगर उत्तमनगर को जोड़ता है। काफ़ी बिजी रोड है, दिल्ली रोड भी बोलते हैं इसको। तो इस पे स्ट्रेंथनिंग का काम होना है, तो उनको यही आदेश दिए हैं कि जो भी टेंडर और जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है उनको फटाफट पूरा किया जाए। इन द मीन टाइम जो इस तरह के गड्ढे हैं उनको फटाफट भरा जाए, ताकि किसी भी कम्यूटर को आने जाने वाले को परेशानी ना हो। उधर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार को बताने के लिए घर घर दस्तक देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के चलते प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी ने सड़कों में गड्ढों को उजागर करने के लिए चांदनी चौक में पोल खोल अभियान चलाया। देखिए, जब केजरीवाल ने और आतिशी ने ये कहा कि हम दिल्ली की सड़कों के गड्ढों का दौरा करेंगे, तो उन्होंने स्वयं अपनी सरकार को सर्टिफिकेट दिया कि 10 सालों में उनकी सरकार दिल्ली में कुछ कर नहीं पाई, और दिल्ली में हालत ये हो गई कि सीवर दिल्ली के अंदर जाम, सड़कें दिल्ली की टूटी हुई, आबोहवा दिल्ली की खराब। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज केजरीवाल विधानसभा चुनाव देख करके नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने 10 साल तक केजरीवाल के निकम्मेपन को देखा है, और समय आने पर दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। पूरी दिल्ली में आज हर वार्ड में ये कैंपेन चल रहा है, और हम दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार ने कैसे दिल्ली को लूटने का, खोखला करने का काम किया है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये खारी बावली से लेकर चांदनी चौक पुरानी दिल्ली स्टेशन तक चले जाएं, पूरी सड़क की हालत खराब है। इधर लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, चांदनी चौक, सब सड़कें टूटी हुई हैं, और यहाँ से ऐतिहासिक रामलीला की यात्रा आज से शुरू होगी, इन्हीं सड़कों से निकलेगी। आप बताइए कैसे निकलेगी? दिवाली का त्योहार है, सीजन है, व्यापारियों का काम ठप है, जस्ट बिकॉज ऑफ की सड़कें ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के 10 साल के भ्रष्टाचार की शासन को दिखा रही है सड़कें। इनके विधायक 35% कमीशन मांगते हैं सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से, तो ऐसी सड़कें बनेंगी। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी है जो दिल्ली की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल के कटआउट भी जगह-जगह लगाए जा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं ना कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो रहा है, जो आज भी पीछे से रिमोट कंट्रोल से एक भ्रष्टाचारी सरकार को चला रहा है, ये उसके शासन की पोल है जो हम खोल रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री चेंज हुए तो लगता है कि सुधार आएगा। क्या सुधार आएगा? वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनका काम था सड़कें बनवाना। वो खुद बिजली मंत्री थे, उनका काम था बिजली के घोटाले को पकड़ना। लेकिन वो लिपापोती करती रही, और भ्रष्टाचारी का शासन जो चल रहा था ऊपर से नीचे तक सबकी जेबें गर्म हो रही थी। अब उनको जवाब देना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती रही है, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद बीजेपी ने अपनी लड़ाई को और तेज करने को लेकर कमर कस ली। बीजेपी दिल्ली की सड़कों की खस्ताहाल, पीएम आवास योजना और आयुष्मान योजना को लागू करने में दिल्ली सरकार की विफलता को भी मुद्दा बना रही है।
इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन, जमीन म्यूटेशन में देरी को लेकर लोगों की नाराजगी को भी आप सरकार के खिलाफ करने का काम करेगी। वहीं आप सरकार भी बीजेपी के एक्शन को देखते हुए अपने मंत्रियों को सड़क पर उतारकर जन परेशानियों का निवारण करती नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम समाप्त हो गया। अब प्रदेश में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। हाल ही में बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंवर को पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी को बड़ा झटका। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी नेता अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। हालांकि बुधवार तक उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन गुरुवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें शैलजा के खिलाफ सिरसा से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो कुमारी शैलजा से हार गए थे। बीजेपी नेता अशोक तंवर महेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में मंच पर आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर तंज कसा है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लोग प्रवासी पक्षी हैं। ये प्रवासी पक्षी हैं, इनका अपना घर बार नहीं होता। ये तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, ये किसी के भी सके नहीं, किसी के भी साथ। कांग्रेस ने किया अशोक तंवर का स्वागत। वहीं अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने की वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स पर कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस की ओर से एक्स पर लिखा गया, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अशोक तंवर की घर वापसी से खुश नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बता दें, महेंद्रगढ़ की जिस रैली में अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उस रैली में मंच पर राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर मौजूद थे। जब राहुल गांधी ने हाथ मिलाकर अशोक तंवर का कांग्रेस में स्वागत किया, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। कहा जाता है कि अशोक तंवर जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उसका हम वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की तरफ में लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसे लोग सब लोग ज्वाइन करें तो इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और हरियाणा को यार बहुत अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी जीत हासिल होगी। हरियाणा के अंदर एक इतिहास रहेगा। मेरे को लगता कि हिस्ट्री क्रिएट होगी इस बार। तंवर ने थामा कई दलों का दामन। दरअसल आपको बता दें कि अशोक तंवर ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद साल 2021 में टीएमसी का दामन थामा। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर साल 2024 में बीजेपी में आ गए। अशोक तंवर बीजेपी के टिकट पर सिरसा से पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी की शैलजा ने बड़े मार्जिन से मात दी थी, जिसके बाद अब तंवर ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ा है। बुमराह ने हाल ही में खत्म हुई बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 11 विकेट लिए थे। इसका उन्हें फायदा मिला। बुमराह इस साल अब तक 38 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। वहीं रोहित शर्मा को ICC टेस्ट रैंकिंग में तगड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट देखिए। ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का धमाल। बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए बुधवार को जारी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने धमाल मचा दिया। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 11 विकेट लेकर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ा है। अश्विन नंबर 2 पर फिसल गए हैं। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप 10 में बुमराह अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा ही काबिज है। टेस्ट की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली ने भी जबरदस्त छलांग लगाई है। वो 6 पायदान चढ़कर 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। एक साल में दूसरी बार नंबर 1 की गद्दी हथिया ली। बांग्लादेश के खिलाफ धांसू बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल भी 2 पायदान की छलांग के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 3 पायदान का नुकसान हुआ। वो 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी के टॉप 10 में भी कोहली, यशस्वी और पंत ही शामिल हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी भारी नुकसान हुआ है। वो 5 पायदान नीचे लुढ़कर टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। रोहित अब 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मगर इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बुमराह की हो रही है, क्योंकि जिन्होंने इसी एक साल में दूसरी बार नंबर 1 की गद्दी हथिया ली है। बुमराह ने ही कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था। बुमराह ओवरऑल टेस्ट करियर में भी दूसरी बार ही नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। इससे पहले बुमराह इसी साल फरवरी में टॉप पर काबिज हुए थे। तब बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर काबिज होने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने थे। उनसे पहले 1983 के वर्ल्ड कप विजेता तेज गेंदबाज ऑलराउंडर कपिल देव का नाम था, जो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 तक ही पहुंच सके थे। विपक्षी टीमें बुमराह के सामने आने से कांपने लगी। बुमराह जिस धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को शिकार बनाते हैं, उसे देखते हुए अब सभी विपक्षी टीमें उनसे कांपने लगी हैं। भारत के खिलाफ सीरीज का ऐलान होते ही टीमें बुमराह के खिलाफ खास रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। मगर इन सभी तैयारियों के बावजूद बुमराह से पार नहीं पा पाते हैं। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में केप टाउन टेस्ट से किया था। इससे पहले टेस्ट में बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 3 विकेट झटके थे। जनवरी 2018 में खेले गए इस मैच में अफ्रीकी टीम 72 रनों से जीती थी। इसके बाद से बुमराह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टीम के लिए एक मैच विनर गेंदबाज साबित हुए। करियर का पहला ही साल बुमराह के लिए रहा था धांसू। साल 2018 बुमराह के टेस्ट करियर में अब तक का बेस्ट ईयर साबित हुआ है। उस साल उन्होंने सबसे ज्यादा 48 विकेट झटके थे, जबकि इस साल यानी 2024 में अब तक बुमराह ने 38 विकेट लपक लिया है, जो उनके करियर का किसी एक साल का दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस है। भारतीय टीम को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 घरेलू टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस दौरान बुमराह अपने करियर में किसी एक साल में सबसे ज्यादा 48 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।